Hello everyone, welcome to Juvenile Gurukul Christmas to Full Marks 40 Days Board Prep Series। आज हम करने वाले हैं डिकोडिंग एसएसटी को विद आपका पीयूष भैया। गिफ्ट ऑफ क्रिसमस बोर्ड्स में फुल मार्क्स। तो जैसे कि हमने पहले देखा है, सोशल साइंस में दो पार्टीशन होगा, जो प्रैक्टिकल जिसको आप बोल सकते हैं इंटरनल, और आपका थ्योरी जो आपके हाथ में है, जो चार डिवाइडेड हो रखा है चार पार्ट्स में, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स, 80 मार्क्स का। ठीक है। और आज हम करने वाले हैं जियोग्राफी का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड। ओके, तो इसमें हमने पहले भी देखा है कि टाइप्स, कंटेंट, चॉइस और मार्क्स स्प्लिट में हमने डिवाइड कर रखा है इस टेबल को। जो क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप पे आपका आ जाते हैं एमसीक्यू, मैचिंग, फिर क्या एक्सप्लेनेशन आते हैं शॉर्ट टाइप में। और आपने अगर पहले के वीडियोस देखेंगे तो आपको ये सब का जितना भी डाउट होगा वो आपके लिए क्लियर हो गया होगा। बट अगर आप तब भी नहीं समझते तो मैं शॉर्टली थोड़ा समझा देता हूँ। शॉर्ट टाइप में एक्सप्लेनेशन के कुछ ऐसे वीडियोस आएंगे कि आपको एक्सप्लेन करना हो कि ये जो वाटर रिजर्व है वो क्या बोलते हैं, क्या है, कैसा है, या तो समझ लीजिए आपको कुछ पूछा है क्वेश्चन की, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ओके, वैसे टाइप क्वेश्चन। और एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादातर क्या 5 मार्क्स में ही आते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा कि रीजनिंग वाले क्वेश्चन वो थोड़े टफ हो सकते हैं, बट जब मैं पढ़ाऊंगा सब आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो फिर सीबीक्यू होता है जो इसमें होगा मैप पॉइंटिंग आपका, और क्या बोलते हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, हाँ। तो यहाँ पे हमारा भी जियोग्राफी में 7 चैप्टर्स है। और फर्स्ट चैप्टर होता है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट होगा हमारा फर्स्ट चैप्टर। ओके, देन सेकंड चैप्टर होगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देन हमारा होगा वाटर रिसोर्सेज। इसके बाद होगा हमारा एग्रीकल्चर। फोर्थ वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, 4 चैप्टर्स, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवन। और सेवन चैप्टर में आपको याद रखना है कि सेवन चैप्टर जो है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, दैट इज फॉर जस्ट पॉइंट मैप पॉइंटिंग। ओके, मैप पॉइंटिंग के लिए ही है। और जो मैप पॉइंटिंग यहाँ से 3 मार्क्स का आएगा आपका। दूसरे चैप्टर से भी मैप पॉइंटिंग आएगा। अभी आप खुश मत होना कि अरे सिर्फ एक चैप्टर से मैप पॉइंटिंग है, नहीं, दूसरे चैप्टर से भी आएगा। जियोग्राफी इसलिए टफ होता है आपके लिए क्योंकि मैप पॉइंटिंग दूसरे चैप्टर से भी आपका आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए एक रिलीफ का चीज है कि आपको सिर्फ वन चैप्टर से आपको सिर्फ इससे बस मैप पॉइंटिंग पढ़ना है। तो जस्ट टू मेक श्योर कि इस चैप्टर से आपको सिर्फ मैप पॉइंटिंग पढ़ना है, आपका इसका कोई भी थ्योरी थ्योरी इस वाले से आपको नहीं करना है। ठीक है, थ्योरी इस वाले से इस चैप्टर से नहीं करना है आपको, जस्ट मैप पॉइंटिंग करो, खत्म। तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इन 6 के 6 चैप्टर से आपको थ्योरी पढ़ना होगा। बस इसको छोड़ दीजिए, इस वाले को आपको छोड़ देना है, इस वाले चैप्टर को आपको सिर्फ मैप के लिए छोड़ देना है। ठीक है, हाँ। तो चैप्टर वाइज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कितना वेटेज होगा चैप्टर्स का। ठीक है, चैप्टर वाइज अगर वेटेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो उसमें सबसे पहला होगा हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में हमारा होगा 3 to 4 मार्क्स। और मैंने पहले भी वीडियोस में आपका डिस्कस करा है, जैसे कि मैंने एक हिस्ट्री का वीडियो बनाया था। ठीक है, उसमें मैंने डिस्कस करा है कि इट डजेंट मीन कि अगर यहाँ पे हमने 3 to 4 मार्क्स दिया है तो इधर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। इट जस्ट मीन कि हमने जितने भी एनालाइज किए पेपर्स उसमें आया है सिर्फ इससे इतना ही मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस फर्स्ट चैप्टर से, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से। ओके, तो आपको ये नहीं सोचना कि हाँ मतलब मैंने पढ़ लिया 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, तो और कुछ नहीं आएगा, आएगा। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से हम देखते हैं 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन। और वाटर रिसोर्सेज से भी 3 to 4 मार्क्स। लाइक आपका मतलब जितने भी पहले के PYQs हो गए, फिर इस बार के सैम्पल पेपर्स हो गए, उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आए, या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इन तीनों चैप्टर से समझ लीजिए, इन तीनों चैप्टर से आपको इतने ही क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ओके, तो इसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर हम देखते हैं एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर में हमारा है 4 to 5 मार्क्स के मतलब वेटेज। ठीक है, तो उस वेटेज में हमें थोड़ा देखना होगा कि अभी इधर ज्यादा वेटेज आ रहा है तो इधर ऑब्वियसली
एक ना एक बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, तो आपको वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखना है कि यहाँ से ज्यादा चीजें पूछा जाता है 5 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन, समझ लीजिए। और सेम विथ मिनरल्स एंड एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से वापस से 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे इतना कम मार्क्स का क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा वेटेज क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में मैथ्स का होता है, 3 मार्क्स होता है मैथ्स नॉर्मली। जितने भी मतलब आपका पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें आपका थ्योरी ज्यादा होगा, ठीक है। जो चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए उधर 5 मार्क्स का जितना भी चीजें हैं वो ज्यादा पूछेगा आपको। लेकिन यहाँ पे मैप होने के रीजन से तो आपका वो जो पूछने का जो है ना मार्क्स चैप्टर से वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे लाइफ लाइन से हमारा आ रहा है 2 to 3 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग, लाइक 3 मार्क्स, 2 मार्क्स का कमी आता है, 3 मार्क्स ही समझ लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारा रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के बारे में, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इधर में से क्या क्या ऐसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें पढ़ना होगा, ओके। सबसे पहला होगा टाइप ऑफ रिसोर्सेस के बारे में, जितने भी टाइप है मतलब रिसोर्सेस में, तो हम वो पढ़ लेंगे। नेचुरल हो गए, ह्यूमन मेड हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेस हो गए। अभी नेचुरल रिसोर्सेस अगर सवाल आएगा कि क्या होता क्या है नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी मतलब नेचुरली हमारे आसपास होता है, जैसे कि पानी हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब हो गया नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाएंगे, ठीक है। और अभी ह्यूमन मेड में क्या आएगा, ये मतलब कुछ भी समझ लीजिए, जैसे कि एक रोड हो गया, ठीक है, एक रोड बनाया है, क्या बोलते हैं, एक बिल्डिंग बनाया है, एक ब्रिज बनाया है, वो हो गया हमारे जो भी हम लोग को हेल्प करता है किसी जगह में जाने के लिए, कुछ हमें मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, कोई बिल्डिंग हो गया, उधर हम रह रहे हैं, हम उधर जी रहे हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग को हेल्प कर रहा है ना एक बेटर लाइफ जीने के लिए, तो वो एक तरीके का रिसोर्स हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। अभी ह्यूमन रिसोर्स में कौन आएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेस में आएंगे हमारे टीचर्स। मैं आपका ऐसा टीचर हुआ तो मैं आपका एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ, आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो वो आपका काम आ रहा है, तो मैं एज ए ह्यूमन रिसोर्स हो गया, एक टीचर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, एक इंजीनियर हो गया, दे आर ह्यूमन रिसोर्स, ओके। तो फिर ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे हमारा खत्म होता है। ह्यूमन रिसोर्स में टाइप ऑफ रिसोर्सेज खत्म हुआ, ठीक है। इसके बाद हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन में अगर आएंगे तो उसमें होगा रेनेबल, नॉन रेनेबल और बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। तो रेनेबल का मतलब क्या होगा, रेनेबल का मतलब है जो हम एक चीज को वापस से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सनलाइट हो गया, ठीक है। अगर हम क्या बोलते हैं सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी सुना ही होगा कि क्या बोलते हैं सनलाइट का यूज करके सोलर एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका ही मतलब हो जाएगा रेनेबल, ओके। और नॉन रेनेबल का मतलब क्या है, नॉन रेनेबल का मतलब है कि हम एक चीज को, एक मतलब एनर्जी को या एक रिसोर्स को हम वापस से रीयूज नहीं कर सकते। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये क्या बोलते हैं लिमिटेड अमाउंट में ही हमें मिलता है, ठीक है। और अगर मिल भी रहा है तो हम एक्सेसिव यूज नहीं कर सकते, अगर एक्सेसिव यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, समझ रहे, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब है कि जो हमें ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर के लिए रहेगा या मतलब बहुत टाइम तक रहेगा, अब से 200 साल बाद भी वो चीजें रहेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है, उसको बोलते हैं हम नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, समझ लीजिए। और रिन्यूएबल मतलब जो हम वापस से रीयूज कर सकते हैं, ओके। और बायोटिक और एबायोटिक में सिंपल मीनिंग है, ठीक है। जस्ट बायोटिक है जो लिविंग थिंग और एबायोटिक हो गया नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। जैसे क्या बोलते हैं बायोटिक में आपका हो जाएगा प्लांट्स, एनिमल्स, हम ह्यूमंस, लिविंग थिंग्स, ओके। और नॉन लिविंग में आ जाएगा आपका जितना भी वाटर, एयर, ये सब नॉन लिविंग, ओके। तो लैंड रिसोर्स का मतलब हो गया जितना भी हमारे मतलब वर्ल्ड में लैंड है, जितना भी मतलब लैंड जमीन है, वो उसका यूज हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। फार्मिंग के लिए करते हैं हम, एग्रीकल्चर जितना भी मतलब चीजें हो गया, हम वहाँ पे घर बना रहे हैं, जो भी, ठीक है, उन सब का यूज को हम बोल देंगे लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। अभी लैंड रिसोर्सेज में भी लैंड यूज पैटर्न है। अभी लैंड यूज पैटर्न का मतलब क्या हो रहा है, उसका मतलब हुआ कि हम किस अलग अलग तरीके से हम लैंड को यूज कर रहे हैं। एक जमीन को हम किसके लिए यूज करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, कभी कभार हम उधर
फॉरेस्टेशन के लिए यूज करते हैं ताकि वो जगह अच्छा हो, वहाँ पे मतलब अच्छा हमारा इन्वायरमेंट हो, ठीक है। फिर इसके बाद अलग अलग लैंड जो पैटर्न है, यूज पैटर्न, उसी में ही सब आ जाएगा, ओके। फिर लैंड डिग्रेडेशन और उसके कंजर्वेशन मेजर्स को हम देखते हैं। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि लैंड का जो क्वालिटी है, समझ लो यहाँ पे एक लैंड हो गया, ठीक है, ये एक जगह है, तो इसका क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गया, ये वाला जो जितना भी एरिया है ये पूरा खराब हो चुका है। किसकी वजह से खराब होता है? एक पार्ट ऑफ लैंड किस चीजों की वजह से खराब होता है? बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वहां पे क्या बोलते हैं, ज्यादा एक्सेसिव कल्टीवेशन होने की वजह से, खराब तरीके से कल्टीवेशन, केमिकल्स के यूज की वजह से, ठीक है। तो उसकी वजह से एक लैंड का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाता है। तो अभी इसको कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको कंजर्व करने के लिए हमें करना होगा, कंजर्वेशन मेजर्स क्या हो सकता है? कंजर्वेशन मेजर्स ये हो सकता है कि हमें एफॉरेस्टेशन करना है, ज्यादा अच्छा मतलब नेचुरल चीजों का यूज करना है, ना कि क्या बोलते हैं केमिकल्स का यूज करना है, वैसे टाइप का, ठीक है। तो समझ में आ गया ना लैंड रिसोर्सेस, लैंड का जितना भी लैंड डिग्रेडेशन होने के पीछे का रीजंस, इसके बाद कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे हमें देखना अभी सॉइल टाइप्स के बारे में, जो क्या क्या अभी सॉइल टाइप्स है, क्या बोलते हैं इंडिया में। तो अभी सॉइल टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक और सॉइल इरोशन और कंजर्वेशन में हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, सॉइल टाइप्स का क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या अलग अलग टाइप्स है, उन सब में हमें ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि क्या बोलते हैं, हमारा इंडिया में ब्लैक सॉइल हो गया, फिर इसके बाद और दूसरे टाइप के सॉइल हो गए, उन सब का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो किस जगहों में पाए जाते हैं, वो हमें समझना है। मेनली हमें अभी सॉइल्स के बारे में पढ़ना है। अभी यहाँ पे हमने लैंड पढ़ा, तो उसी को ही थोड़ा कनेक्ट करो। तो जमीन के साथ तो ऑब्वियसली सॉइल, ठीक है। तो उस सॉइल क्या, वो सॉइल क्या टाइप है, क्या नहीं है, वहां पे क्या उगाए जाते हैं, क्या, तो धीरे धीरे तुम्हें सब इंटरेस्टिंग लग जाए। सब एक चेन की तरह है। एसएसटी इसीलिए बहुत इजी हो जाएगा जब तुम एक सबको मिला के पढ़ोगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक उनके पढ़ लिए कि वहां पे किस टाइप के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी सॉइल इरोशन का अगर हम पढ़ेंगे, तो सॉइल इरोशन का मतलब क्या होता है? सॉइल इरोशन का मतलब ही समझ लीजिए कि वो जो सॉइल है उसका जो क्वालिटी है वो खराब हो चुका है। समझ लिया, अगर एक जगह जैसे कि आपका नॉर्मली हम लोग जिस जगह में एग्रीकल्चर करते हैं वो वाला सॉइल का क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, उधर बहुत ज़्यादा टाइम से मतलब खराब तरीके से उधर यूज किया जा रहा है। फिर क्या बोलते हैं, आपने शायद सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा कि क्या बोलते हैं, एक तरीके का प्रैक्टिस होता है जो क्या बोल, जहाँ पे एक पार्ट ऑफ एरिया को जला दिया जाता है, जला दिया जाता है पूरी तरीके से वहां पे, जिसके वजह से वहां से उस जगह में फिर से कल्टीवेट करने के लिए थोड़ा टाइम बाद फिर से कल्टीवेट करते हैं उस जगह को। तो उस चीज के वजह से वो वाला जगह जो है, जो एरिया होता है, वो पूरी तरीके से खराब होता है। वहां पे फिर से तुम कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया, समझ लीजिए आपका सॉइल इरोशन हो गया इसका। फिर आपका सेकंड चैप्टर होगा, हाँ सेकंड चैप्टर आपका होगा, फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज वो वाला हो गया। फिर सेकंड चैप्टर आपके लिए होगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इंडिया में किस किस टाइप का हो गया, जैसे कि टाइप्स हम पूछ लेंगे, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ठीक है। अभी हम वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? वाइल्ड लाइफ हो गया जो भी मतलब हमारे मतलब जैसे एनिमल्स हो गए, फिर का जितने भी तरीके के मतलब बर्ड्स हो गए, ये हो गए, वो सब वाइल्ड लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। फिर तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब होता है कि पेड़, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, बहुत सारे प्लांट्स, और क्या बोलते हैं, उन सबको हम वेजिटेशन बोल देंगे, जंगलों को, ओके। फिर अभी इन सब का कॉज क्या है, ठीक है। अभी कॉजेस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, कॉजेस ऑफ फ्लोरा एंड फौना के बारे में हम मेनली पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में, कि बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, उसमें क्या क्या है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हो गया। फिर इसके बाद हमारा हो गया टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बाद हमारा हो गया वाइल्ड लाइफ हो गया। फिर इसके बाद हमें आना है
कॉजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, वो हो क्यों रहा है? वो हो रहा है कि एक्सेसिव जो हम मतलब पोल्यूशन के वजह से, ठीक है, फिर जितना भी एक्सेसिव हम खराब चीजें यूज कर रहे हैं उस जगह में, तो उसकी वजह से नेचर को हार्म हो रहा है, तो इसके वजह से वो डिप्लीट हो रहा है धीरे धीरे जो फ्लोरा एंड फौना है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अभी इन सब का कंजर्वेशन मेथड्स क्या है। कंजर्वेशन मेथड्स में अगर हम आएंगे तो उसमें हमारा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया, ठीक है। काजीरंगा मतलब आसाम में जो क्या बोलते हैं सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो वो हो गया एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देख लिया नेशनल पार्क में आ जाता है कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, वो क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे वेजिटेशन को, मतलब जितने भी वाइल्ड लाइफ है उनको। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमारे किसको प्रोटेक्ट करते हैं, जितने भी एनिमल है, एंडेंजर्ड एनिमल है, उन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, जैसे वो हो गया नीलगिरी रिजर्व हो गया, ठीक है, जिसमें हमें जितने भी प्लांट्स हो गए उन सब के लिए एक जगह है जहां पे उनको रखा जाता है ताकि वो पूरी तरीके से लुप्त ना हो जाए, मतलब खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हो गए जो क्या बोलते हैं एनिमल्स, इन सबको बचाते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ वाला जगह में। और क्या नेशनल पार्क्स में हमारा जितने भी एंटर करने का मतलब परमिशन नहीं होता किसी भी इंसान को, बहुत एक बड़े जगह में फैला होता है जहाँ पे वेजिटेशन को सिक्योर तरीके से रखा जाता है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया हमारा प्लांट्स इन सब के लिए। फिर कंजर्वेशन मेथड में आ जाता है हमारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और पीपल मूवमेंट। पीपल मूवमेंट में आपने शायद एक मूवमेंट सुना होगा चिपको मूवमेंट, जहाँ पे लोग ट्रीज को हक करके बचाने की ट्राई कर रहे थे उसको, फिर ठीक है, इन तरीके का मूवमेंट से हमें पता चलता है कि एक टाइप का कंजर्वेशन मेथड्स हुआ है, ठीक है। और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में मेनली हमें ये चीज समझना होगा कि अगर हम खुद ही बचाना ना चाहे अपने फॉरेस्ट को तो और कोई नहीं बचाएगा। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि अरावली हिल्स के बारे में, तो बहुत तादाद में लोग गए हैं उधर, राजस्थान के लोग बचाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अरावली हिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं, अगर जॉइंट फॉरेस्ट हम लोग क्या बोलते हैं मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो एट द एंड हमें ही प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं वाटर रिसोर्सेस को, जो है थर्ड चैप्टर। वाटर रिसोर्सेस में हम देखेंगे कि ऐसा क्या नीड है कि हम लोग को क्या बोलते हैं कंजर्व करना है वाटर को, और कैसे मैनेज करना है वाटर रिसोर्सेस को, ठीक है। सबसे पहले बात हमें ये बताइए कि कंजर्वेशन क्यों जरूरी है वाटर रिसोर्सेस का। क्योंकि अभी जैसे स्कार्सिटी चल रहा होगा जहां पे भी हो, कभी ना कभी तुम्हें ऐसा पता लगा ही होगा कि यार आज थोड़ा पानी का मतलब पानी कमी पड़ रहा है, कहीं पानी नहीं है, तो एक फील होता है ना, समझ लिया आपको ही प्यास लग रहा है, तो अभी आपको आपके लिए पीने का पानी नहीं है, तो आपको नीड लगता है ना, यार पानी नहीं है, पानी के बिना कैसे रहेंगे। तो यही जरूरी है, इसी से समझ में आता है कि नीड की कंजर्वेशन क्यों करना है हमें वाटर रिसोर्सेस का, ठीक है। ओवर यूज नहीं करना है, क्या बोलते हैं क्योंकि देखिए रेन वाटर जितना भी आ जाए जितना भी हो, लेकिन जब तक क्या ग्राउंड का जो मतलब वाटर नहीं है वो अगर हम बचाएंगे नहीं, ओवर यूज करेंगे, जितना भी हमारे वाटर रिसोर्सेस है अगर हम उसको एक्सेसिव यूज करेंगे तो एक टाइम में वो खत्म होगा, ठीक है। ऑब्वियसली अभी तो समुद्र का पानी हम नहीं पी सकते ना, तो उन सबको मैनेज करने के लिए हम लोग को वाटर रिसोर्सेस बनाने हैं, ठीक है। तो अभी मैनेजमेंट क्या करेंगे हम लोग, किस तरीके से करेंगे, वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि लार्ज प्रोजेक्ट जो क्या बोलते हैं रिवर्स में किए जाते हैं टू कंट्रोल फ्लड्स, इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज हाइड्रो, मतलब जो एनर्जी कंजर्व करने के लिए, ठीक है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सब चीजें, ठीक है। तो इन सब चीजों से अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये चीज समझ में आया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि फ्लड को कंट्रोल करना, फिर क्या बोलते हैं इरिगेशन में हेल्प करना, और प्रोड्यूस करना एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ओके। तो फिर अभी बेनिफिट्स में हम देखते हैं, बेनिफिट्स में क्या होता है कि एग्रीकल्चर में हेल्प होता है इससे, कि एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प होगा कि अगर हमारा जब रिवर वैली जो है वो अगर उससे थोड़ा वाटर हम यूज करेंगे तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में हेल्प होगा, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं
जितना भी मतलब हमारे फ्लड कंट्रोल में हमारा हेल्प होगा, जैसे मैंने पहले ही बोला है, मेन इनका ऑब्जेक्टिव ही होता है बिग रिवर वैली प्रोजेक्ट का, कि क्या बोलते हैं, फ्लड कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, और चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सके इन सब चीज़ों से, ठीक है। बट ऑब्वियसली अगर सब चीज़ों के तो फायदे होंगे नहीं, कुछ ना कुछ चीज़ों का नुकसान भी होगा। तो अभी क्रिटिसिज्म क्या है इस चीज़ों का? क्रिटिसिज्म है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स का, कि क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हो जाता है जब भी क्या बोलते हैं कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उधर ऑब्वियसली पहले से जगह नहीं होगा, तो कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा। रिवर के आसपास तो लोग होंगे ऑब्वियसली, तो उन लोगों को हटाना पड़ेगा वहां से, तो डिस्प्लेस हो जाता है बहुत टाइम में। कभी कभार जब ज्यादा बारिश होगा तो जो पानी का फ्लो बढ़ जाने से कई बार होता है कि फ्लड आ जाता है कुछ कुछ आसपास के जगह में, जो कहीं ना कहीं एक फ्लड कंट्रोल होता भी है, एट द सेम टाइम कभी कभार फ्लड का रिस्क भी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीजें तो कंट्रोल में नहीं होगा ना, नेचर तो अनप्रिडिक्टेबल ही है ना। तो वही चीज हमें समझना होगा, ठीक है। क्रिटिसिज्म में ये सब चीजें हो गया। अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब हुआ कि जितना भी हम लोग मतलब रेन वाटर से पानी को कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, टू यूज फॉर फ्यूचर पर्पसेस, ठीक है, उसको मतलब ही हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश दे रहा है, पानी हमने हाथ में रख लिया, फ्यूचर यूज के लिए यूज किया, ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो अभी ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड्स में हमने देखा है कि बैम्बू ड्रिप करके एक सिस्टम था, जो क्या बोलते मेघालय में था, ठीक है, वो हो गया ट्रेडिशनल में आ गया। वो कैसे बैम्बू, शायद किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा यहाँ से, मतलब कि बैम्बू को यहाँ पे ऐसे घर के साइड में लगा दिया, उसको फिर ड्रिप धीरे 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 पानी भरता है एक जगह में, तो बैम्बू ड्रिप सिस्टम, ठीक है। और क्या बोलते हैं मॉडर्न मेथड्स में हमारा आ जाएगा रूफटॉप वाला, ठीक है, रूफटॉप हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो हो गया हमारा मॉडर्न में, ठीक है। तो हमारा अभी जितना भी वाटर रिसोर्स के जितने भी टॉपिक्स है हमें रीजन समझ में आ गया, नीड फॉर कंजर्वेशन समझ में आ गया, फिर मल्टीपर्पज रिवर ये सब क्या होता है, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर से। अभी सेकंड थर्ड चैप्टर देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम देखते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और कमर्शियल, ठीक है। तो अभी हमारे प्रिमिटिव में हम देखते हैं, प्रिमिटिव का मतलब होता है कि एक सिंगल पर्सन अपने खुद के लिए फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, उसका कोई बड़ा एक लैंड नहीं है, छोटा सा लैंड है, जस्ट फॉर हिज ओन नीड्स एंड हिज फैमिली, ठीक है, ना कि वो बेच रहा है वो चीजें, कुछ भी नहीं ऐसा। और उसको मतलब नहीं रहता कि अगर एक एक इंसान, एक फार्मर समझ लीजिए, एक लैंड में कर रहा है, तो वो इतना पार्ट में भी अगर फार्मिंग करेगा तो उसको अपना अगर नीड्स पूरा हो जा रहा है उसके लिए इनफ है। लेकिन हम इंटेंसिव में देखते हैं कि वो जो इंसान है वो पूरे लैंड में फार्मिंग कर रहा है, और उसको सिर्फ अकेला नहीं कर रहा, वो लेबर्स ला रहा है, ठीक है, ताकि उस लैंड से उसे मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले फॉर हिज ओन यूज, ओके। और यहाँ पे कमर्शियल में हमारा मतलब होता है, कमर्शियल का मतलब ही है कि बहुत एक बड़ा स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है, जस्ट फॉर द रीजन कि उसको वो क्रॉप या जो प्रोडक्शन है वो उसको सेल करना है फॉर हिज ओन प्रॉफिट, वो कंजम्पशन के लिए यूज नहीं किया जाता मोस्ट प्रॉब्ली। और क्या बोलते हैं मैक्सिमम टाइम्स में, तो समझ लीजिए हमारा प्रिमिटिव और इंटेंसिव में हमारा कम एरिया में यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, कम लैंड में हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कमर्शियल में हम बहुत बड़े एरिया में फार्मिंग करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमें समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अभी हम देखते हैं मेजर क्रॉप्स में। मेजर क्रॉप्स में हमारा आता है फूड ग्रेन्स आ गया, कैश क्रॉप्स आ गया, प्लांटेशन क्रॉप्स आ गया और ऑयल सीड्स आ गया, ठीक है। अभी फूड ग्रेन्स में क्या है, जो हम लोग का डेली कंजम्पशन हो गया, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब हमारा आ जाएगा फूड ग्रेन्स में, ठीक है, वो होता है फूड ग्रेन्स। अभी कैश क्रॉप्स में क्या आएगा? कैश क्रॉप से तुम्हारे दिमाग में क्या समझ में आता है? कैश मतलब पैसा ऑब्वियसली, ठीक है। तो कैश क्रॉप्स में आ जाएगा टी, कॉफी, ये सब चीजें, ठीक है, जहां से मतलब हमें पैसा मिल सकता है, हम बेचेंगे तो वैसा टाइप का। और यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप्स में हम देखते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा कैश क्रॉप तो चलो समझ में आएगा कि हाँ ऐसा चीजें जहां से हमें पैसा मिलता है, जैसे कॉफी हो गया, ये हो गया। बट अभी प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? प्लांटेशन का मतलब होता है कि
एक बड़ा एरिया में जितना भी प्लांटेशन हो रहा है, जैसे कि रबर, समझ में आ रहा है, रबर्स जो होते हैं, फिर क्या बोलते हैं, टी गार्डन सुना है ना, तो वो बहुत एक बड़ा एरिया में होता है, ई स्टेट्स में होता है, वो हो गया प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। और ऑयल सीड्स में आ जाता है मस्टर्ड, ये सब। तो हमें जितने भी मेजर क्रॉप्स है उन सब के बारे में ठीक से पढ़ना है। फूड ग्रेन्स हो गया, कैश क्रॉप्स हो गया, प्लांटेशन क्रॉप्स हो गया। मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझा दिया, तो आई डोंट थिंक कुछ कंफ्यूजन होगा इन सब के बारे में। और फिर हम देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न में। क्रॉपिंग पैटर्न्स में आता है हमारा रबी, खरीफ और ज़ैद। रबी, खरीफ और ज़ैद का डिफरेंस सिंपल है, समर, विंटर और किसमें होगा, समर, विंटर, फिर इसके बाद मॉनसून के टाइम में जितना भी हमारा प्रोडक्शन होता है वो हो गया, ठीक है। रबी हो जाता है हमारा विंटर का, ठीक है। खरीफ हमारा हो जाता है मॉनसून का, और ज़ैद हमारा हो जाता है समर का, ठीक है। सिंपल एज दैट। तो क्रॉपिंग पैटर्न हमें समझ में आ गया। फिर टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में हम देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल में हम जितना भी मतलब, हाँ, ये हम किस बारे में पढ़ रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में हमारा एक है किसान क्रेडिट करके, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, हेल्प करता है हमारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल में हमारा जितना भी यूज किया जा रहा है हमारा हाईटेक, जिससे केमिकल्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, विथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हमारा चैलेंजेस क्या है वो हमें समझना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी रीजनिंग में पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आप ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि ऐसा क्या रीजन है कि क्या बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में हमारा चैलेंजेस आ रहा है एग्रीकल्चर में, तो उस चैलेंजेस में हमारा मेन रीजन होगा कि हमें क्या लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है विद बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ केमिकल्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो इसके वजह से चैलेंजेस आ रहा है बहुत सारा। वाटर का जो वाटर रिसोर्सेस बहुत टाइम में हमारे पास ठीक से होता नहीं है, और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होना पड़ता है हमें। मैंने यहाँ पे बोला था रबी, खरीफ, ज़ैद। खरीफ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें याद करना है, ठीक है, जो है कि ये लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं मॉनसून के रेन के ऊपर। अगर उनको रेन नहीं मिला तो उनका जो क्रॉपिंग है वो होगा नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस हो जाता है। और जो वेदर जैसे है, और अभी जैसे मतलब हमारा बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे वेदर्स में, ठीक है। हमारे क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर हैम्पर होता है। तो हमारा ये एग्रीकल्चर वाला तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर को। अभी हम देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया है मिनरल्स को, जो है मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फेरस एंड नॉन फेरस, ठीक है। तो मेटेलिक का मतलब क्या है, ऐसा चीज जिसमें मेटल्स प्रेजेंट हो और हम उसका यूज कर सके, ठीक है, एज ए मेटल। और नॉन मेटेलिक इसका ऑपोजिट समझ लीजिए, ठीक है। और फेरस का मतलब हो गया, हाँ, जो जिसमें भी हमारा आयरन मिलता है, ठीक है, जो कि आयरन ओर हो गया। और नॉन फेरस हो जाएगा जो जिसमें हमारा आयरन प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो सिंपल, जस्ट आप फर्स्ट चीज समझ लीजिए, उसको ऑपोजिट आप कर लीजिए, हो जाएगा। और अगर आपको तब भी याद नहीं होता तो आप एक एग्जाम्पल के द्वारा यूज कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि क्या बोलते हैं फेरस में आयरन ओर हो गया, ठीक है। तो आप उस चीज को याद करके आपको याद आ जाएगा, अच्छा हाँ ये फेरस ऐसा था, मेटेलिक ऐसा था, फिर क्या नॉन मेटेलिक ऐसा था, ठीक है। फिर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेस के बारे में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स। तो यहाँ पे अगर हम कॉपर का अगर एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर, ठीक है, कॉपर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, एक क्या बोलते हैं, कॉपर हमारा बहुत ज्यादा मिला जाता है राजस्थान में और झारखंड में, ठीक है। तो अभी उसका हमारा क्या यूज होगा, क्या ऐसा एक यूज कर सकते हैं हम इसको, हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स में। इलेक्ट्रिक वायर्स में कॉपर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो गया।
तो ये वाला भी पॉइंट हमें समझ में आ गया। फिर अभी देखते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस का। ठीक है, कन्वेंशनल में हमारा सिंपल एनर्जी क्या होगा, कन्वेंशनल का मतलब क्या होगा, सिंपल एज दैट कि जो हमारा नॉर्मली हम यूज करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, और इसके बारे में हमने पहले भी एक डिस्कस किया था, शायद आप सबको याद होगा कि हमने बात किया था नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, कि कोल पेट्रोलियम ये सब नॉन रिन्यूएबल है, मतलब होता है ना कि क्या बोलते हैं, हमेशा ये प्रेजेंट नहीं होगा, हम एक्सेसिव यूज करेंगे। तो अभी ये मैं बात क्यों बोला, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, तो कन्वेंशनल में समझ में आ गई जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल होगा जो हमें नया नया हमें मिल रहा है, जैसे कि सोलर हो गया। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं फ्लोइंग वाटर एनर्जी रिसोर्स जो हो गया, जो हम मतलब जो मैंने पहले डिस्कस किया था रिवर प्रोजेक्ट्स में, कि रिवर प्रोजेक्ट्स जो होता है जितने भी, उससे हम वाटर मतलब एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो वो वाला हो गया नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, अभी सोर्सेस के बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया अभी, जैसे कि क्या बोलते हैं वो वाटर जो प्रोजेक्ट्स थे, रिवर प्रोजेक्ट्स थे। ठीक है, वो उन सब से फिर कन्वेंशनल भी डिजर्व, मतलब कन्वेंशनल में कहीं मैंने बात कर लिया। और अभी क्यों हमारा नीड है सस्टेनेबल एनर्जी का। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था ना कि पहले वो वाला मैं बोलूंगा कि क्या बोलते हैं जो कोल में जो डिपेंडेंसी है, फिर इसका पेट्रोलियम में जो हमारा डिपेंडेंसी है, वो क्यों धीरे धीरे कम होना अच्छी बात है, क्योंकि मैंने पहले बात बोला कि वो नॉन रिन्यूएबल नहीं है। ठीक है, तो अगर वो नॉन रिन्यूएबल नहीं होगा तो वो क्या हम उस चीज को हम सस्टेन कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। आज यूज किया, कल यूज किया, परसों यूज नहीं कर पाएंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इसीलिए इसको बोला जाता है कन्वेंशनल को। ठीक है, फिर सस्टेनेबल, इसीलिए हम लोग को भी सस्टेनेबल का जरूरत है, तो इसीलिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इज मोर इम्पॉर्टेंट एट दिस मोमेंट। कि क्या बोलते, जैसे कि सोलर हो गया, सोलर क्या सनलाइट कभी खत्म होगा हमारा? नहीं होगा ना। सनलाइट खत्म होने से तो भाई दुनिया ही खत्म 2026 में दुनिया खत्म तो वैसा ही, तो सस्टेनेबल एनर्जी हमारा समझ लीजिए ये हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमारा नीड बहुत ज्यादा है कि सस्टेनेबल एनर्जी है, क्योंकि हम लोग हमेशा कन्वेंशनल में हम लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं, लास्ट चैप्टर है हमारा। इसके बाद हम लोग का जो और एक चैप्टर है वो था मैप पॉइंटिंग वाला, जो मैंने आपको बोला था उससे सिर्फ मैप पॉइंटिंग आएगा, इसीलिए वो नहीं पढ़ना है हमें, सिर्फ उससे मैप पॉइंटिंग है। तो ये 6 चैप्टर है, ऐसे आपका 7 चैप्टर्स है। ठीक है, तो 6 चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अभी हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का हमारे नेशनल इकोनॉमी में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का हमारा बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं होगा तो जितने भी हम लोग का फोन्स हो गए, पेन हो गया, कुछ भी मैन्युफैक्चर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सब तो मैं टेक्नोलॉजिकल चीजें बोल रहा हूँ, आप अपना नॉर्मल डेली लाइफ यूज किया देखिए, अगर वो नहीं होगा तो क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मतलब उसके बिना हम जी ही नहीं सकते कहीं ना कहीं, कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का सिंपली अगर मतलब समझना चाहेंगे तो रॉ मटेरियल्स का उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं होगा तो अभी रॉ मटेरियल्स हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का जो रोल है नेचुरल रिसोर्सेज को जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर अभी हम देखते हैं कि क्या फैक्टर्स है ऐसे जो अफेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन को। सबसे पहला फैक्टर होगा लोकेशन को अफेक्ट करने का, रिसोर्सेस का एबिलिटी। ठीक है, कि वहां पे रिसोर्सेस मिल रहा है कि नहीं, वहां वहां पे लेबर है कि नहीं, कैपिटल है कि नहीं, जगह है कि नहीं। ठीक है, अगर रिसोर्सेस का एबिलिटी नहीं होगा तो हमें तो जितना भी काम है कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, मेन मेन चीज होता है कि रॉ मटेरियल अगर नहीं होगा हमारा, रॉ मटेरियल अगर नहीं होगा तो फैक्ट्रीज का मतलब ही क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करना, दैट विल बी अनदर बिग टास्क। ठीक है, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज चाहेगा जितना कम खर्चा करके एक चीज को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है,
तो फिर हम देखते हैं मेजर इंडस्ट्रीज में अभी आ जाते हैं, हमें समझ में आ गया इंपॉर्टेंस क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग का, फिर फैक्टर इफेक्ट क्या करता है इंडस्ट्रियल लोकेशन को, और मेजर इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं। ठीक है, मेजर इंडस्ट्रीज में हमारा आता है आयरन एंड स्टील, कॉटन टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आयरन एंड स्टील से तो आपको समझ में आ रहा है, जितना भी आयरन स्टील रिलेटेड चीजें हो गया वो इसमें आ जाएगा। कॉटन टेक्सटाइल ऑब्वियसली। इंफॉर्मेशन में हमारा हो जाएगा सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर चीजें, वो सब हमारा आ जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, तो मेजर इंडस्ट्रीज को थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस स्लाइटली थोड़ा सा पढ़ना है आपको। और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, ठीक है, उसका क्या मेजर्स हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का मतलब क्या होगा। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन देखिए, सबसे पहला होगा हमारा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद वाटर हो गया, फिर हो गया नॉइज हो गया, फिर लैंड हो गया। ठीक है, ये 4 तरीके से पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अभी इसके वजह से देखो, अगर एयर पोल्यूशन होगा तो वो जगह पूरा पोल्यूटेड हो जाएगी। जैसे अभी दिल्ली का हालत जो आपने देखा ही होगा, वो रीजन है, उनमें से मेन रीजन है इंडस्ट्रियल। आसपास तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज है ना, उसके वजह से ही वो जगह पूरा तरीके से पोल्यूटेड हो रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद वाटर पोल्यूशन भी बहुत खराब है। अगर देखिए, मैंने आपको पहले बोला था वाटर रिसोर्सेज का कंजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको गंदा कर देंगे तो आप पानी कैसे पिएंगे, कहाँ से पिएंगे, क्या रिसोर्स आपके पास बचेगा। ठीक है, फिर नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन किसको पसंद है। मैं अगर यहाँ पे अभी बहुत जोर जोर से चिल्लाऊंगा, ठीक है, पूरा मतलब वो करूंगा, तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना, आपके कान में दर्द होगा, तो ऑब्वियसली दैट्स बैड। ठीक है, फिर लैंड में भी हम देख लेते हैं। अगर मैंने पहले भी बहुत इसके पहले चैप्टर्स में हमने डिस्कस कर रखा है कि लैंड का जो क्वालिटी अगर डिग्रेड हो जाएगा तो वहां पे क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, हमारे खाने का जो सोर्स है वही खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि वो कितना हार्मफुल होता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। और अभी इसको कंट्रोल कैसे करना है। अभी इसको कंट्रोल करने का, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का सबसे पहला वो होगा जो होगा हमें क्लियर फ्यूल्स यूज करना है जो कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करे। ठीक है, और इसके बाद जितना भी वेस्ट है उसको ठीक तरीके से डंप करना है, ना कि पानी में डंप कर दो, रिवर्स में डंप कर दो, ताकि जिसके से पूरी तरीके से पोल्यूट हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज्यादा केमिकली, मतलब केमिकल इसमें यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर इसको हम वाटर में डंप करेंगे, लैंड में डंप करेंगे तो खराब होगा। और जितने भी मशीन, बड़े बड़े मशीन होते हैं, नॉइज पोल्यूशन कैसे हो रहा है, मशीन का आवाज आ रहा है, वर्किंग का आवाज आ रहा है, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए थोड़ा न्यू तरीके से यूज करना है। ठीक है, मशीन्स को इतना यूज नहीं करना, अगर यूज कर भी रहे तो ऐसा जगह चूज करिए जहाँ पे इतना आवाज ना जाए, मतलब समझ रहे ना, नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। मैप पॉइंटिंग में हम देखते हैं, मैप पॉइंटिंग का अभी मैप पॉइंटिंग में आता है। ठीक है, जितना भी चैप्टर्स था हमने सब डिस्कस कर लिया है। मैप पॉइंटिंग में देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट, जहां से आपको हमने देखा था कि 3 मार्क्स का यहाँ पे आएगा आपका मैप पॉइंटिंग। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैप पॉइंटिंग में हम देख रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से हम देखते हैं रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में आइडेंटिफाई करना हमें मेजर सॉइल टाइप्स का, जो मैंने पढ़ाया है मेजर सॉइल टाइप्स क्या क्या है, वो आपके चैप्टर्स में आ भी रहा है कि आपसे पूछ भी रहा है उसके बारे में क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम वो भी देख लेंगे, मैप में ये आएगा मेजर सॉइल टाइप्स। ठीक है, फिर अभी वाटर रिसोर्सेस में अभी क्या क्या है। वाटर रिसोर्सेस में हम देख रहे हैं कि लोकेट करना और लेबल करना है सलाल को, सरदार सरोवर को, फिर जितने भी यहाँ पे नाम से उन सब का थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिया है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एग्रीकल्चर में आपको देखना है कि आइडेंटिफाई करना है जितने भी मेजर एरियाज है राइस एंड व्हीट का। ठीक है, फिर इसके पास लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर कौन सा है, शुगर केन का, कॉफी का, ये सब आपको बस एक बार देख लेना, याद हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादातर एक आपको अगर याद करना है ना, तो आप बस याद कर लीजिए कुछ कुछ स्टेट को, क्योंकि ज्यादातर ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर स्टेट ही इंडिया में है जो ये सब चीजें प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बारे में नाम याद नहीं करना है। तो आपको टेंशन लग रहा होगा, अरे भाई इतना सारा कैसे याद करूंगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर रबर कॉफी के बारे में भी देख लेना कि कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, क्या होता है। ठीक है,
सेम मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेस में हमें देखना है कि आयरन माइंस क्या, ठीक है, कि आयरन माइंस में कौन कौन सा है, कोल माइंस हो गया, ऑयल फील्ड्स हो गया। फिर इसके बाद फिर हमने देखना है पावर प्लांट्स का, थर्मल पावर प्लांट्स हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गया। तो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ लग रहा होगा, तो ये थोड़ा याद करने के लिए ऑब्वियसली टफ होगा, बट एक बार जस्ट रिपीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज में ही सबसे ज्यादा मैप पॉइंटिंग है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हमारा आता है लोकेट करना, लेबल करना कि कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है। फिर इसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, आयरन एंड स्टील प्लांट्स हो गया। फिर सॉफ्टवेयर जो मैंने पढ़ाया है कि मेजर जितना भी इंडस्ट्रीज है ये सब ही है, तो इनका कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी जगह है, बस ये आपको देखना है। और अभी जो लास्ट मैंने चैप्टर बोला था, चैप्टर नंबर 7, ये चैप्टर नंबर 7 है, जहां से आपका सिर्फ मैपिंग आएगा। इससे आपको नहीं पढ़ना है कोई भी थ्योरी, तो इसमें मैपिंग क्या क्या है, मैपिंग में आप देख लीजिए मेजर सी पोर्ट्स हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो गया, ठीक है। तो ये सभी हमें पढ़ना है और कुछ नहीं है इसमें। और मैप ऐसे ही आपको एक मैप मिलेगा जहां से आपको मैपिंग करना होगा। समझ लीजिए यहाँ पे कोई नाम है तो आप यहाँ से लिख के मैपिंग करेंगे ये क्या है, फिर यहाँ पे वहां पे नाम कर दिया, ठीक है। तो इधर ही वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ज्योग्राफी का जितने भी चैप्टर्स मैंने डिस्कस किए, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर थैंक यू। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप जुवेनाइल गुरुकुल में कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल भी है। और अगर आपको लगता है कि आप आके मिलना चाहेंगे, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ बात करना है किसी भी चीज़ रिलेटेड, प्लीज़ कांटेक्ट। और यहाँ पे मतलब सब कुछ डिटेल्स है, प्लीज़ आइए। जय हिंद।